दोस्तों, सबसे पहले मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उस नेतृत्व को, उस विचारक को, उस त्यागी महान आत्मा को, डॉक्टर पंजाबराव भाऊ देशमुख जी। ऐसा नेतृत्व, ऐसा किसानों का हिमायती, ऐसा किसानों की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा की आज किसानों को जरूरत है। मैं तो भाऊ साहब की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। तमाम साथियों का सहयोग उसमें है। इसीलिए भाऊ साहब के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए चाहे संजय जाधव हों या लिंगराज पाटिल हों, महावीर गुलिया हों, सोलंकी जी हों, तमाम मैंने इसलिए कहा कि आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संख्या पर कभी बात नहीं करता। ऐसे लाखों लोगों को इकट्ठा करने से, बसों में भर के लाने से कोई फायदा नहीं, जो ना नीतियों के मानने वाले हैं, ना विचारों को समझते हैं, ना उनको कोई लेना देना है। वो तो भीड़ लगाओ अभियान राजनीतिक दलों का होता है। गांधी जी ने आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया था, उन्होंने कहा था एकला चलो। भीड़ बढ़ती चली जाती है, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये लड़ाई है। एक नदी के दो किनारे आज इस देश में हो गए हैं। नदी के किनारे अगर पानी सूख भी जाए तो दो ही रहते हैं, एक कभी नहीं होता। एक तरफ दोस्तों इस देश के बहुत बड़े पूंजीपति हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल हैं, इस देश की भ्रष्ट और निकम्मी नौकरशाही है, और इस देश के सो कॉल्ड कृषि वैज्ञानिक, जिनका एकमात्र कार्य, उनका पेशा, उनका कर्म और धर्म सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बाजार बनाना, चाहे आईआईएम से निकलने वाले मैनेजमेंट के हों। क्या शर्म आती है, दुख होता है, आत्मा को ठेस पहुंचती है कि देश की पैसे के, आपके पैसे से ये आईआईएम बनाए गए, और उनमें आज सिर्फ ये सिखाया जाता है किस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल को आप बिकवाएंगे। क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले ये आईआईएम उन्होंने बनाए थे? नहीं, ये भारत के आपके हैं, भारत की जनता के हैं। ये विरासत है, उस नेतृत्व की सोच है। दोस्तों, मैंने नेतृत्व और नीतियों की बात इसलिए की है कि सरकार और देश नीतियों से चलता है। एक दिन था आजादी के बाद 35 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिए पीएल 480 में भीख मांगकर पेट भरना पड़ता। यह लीडरशिप की सोच थी, एक विजन था, जिन्होंने आज देश को खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। आपने खून पसीने से मेहनत करके इस देश की जनता का पेट भर दिया। उनके भंडारण क्षमता सरकार की कम पड़ गई। ये इस देश के किसानों की ताकत है, उसका अंदाजा सरकार में बैठे हुए लोगों को अभी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप संगठित नहीं है। जिस दिन इस देश का किसान संगठित हो जाएगा, उस दिन किसी भी सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो किसानों के खिलाफ नीतियां बनाने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूं दिल्ली में खेल, मैं देखता हूं सरकारें कैसे काम करती हैं, मैं देखता हूं, मैं सरकार में भी रहा हूं, सरकार की कार्यशैली को जानता हूं, और सरकारों को, तमाम सरकारों को जानता हूं, चाहे वो पहली सरकार हो या आज की सरकार हो। सरकारों की कार्यशैली एक है। ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कुर्सी के भूखे भेड़िए हैं। इनको न किसान से मतलब है, न मजदूर से मतलब है, न उत्पादकता बढ़ाने से मतलब है, न रोजगार के संसाधन बढ़ाने से मतलब है। और महंगाई के आए दिन वायदे सरकार करती है। मैं पूछता हूं, कौन सी महंगाई किसने बढ़ाई? दोस्तों, जिन नीतियों पर आज हम चल रहे हैं, ये सही है कि इस देश के बड़े पूंजीपतियों के, बड़े कारपोरेट जगत के खिलाड़ियों को, चाहे वो फिक्की में हो, सीआईआई में हो, पीएचडी में हो, एसोचैम में हो, या बॉम्बे में बैठते हो कॉमर्स इंडस्ट्री के रहनुमा, उनका काम क्या था? उद्योग जगत के लोगों का, चाहे टाटा था, रिलायंस वाले थे, बिरला था, या जो भी थे, तमाम लोग हैं इस देश में, बजाज ग्रुप से लेके तमाम लोग, एयरटेल से लेके भारती तक सब। मैं पूछता हूं, किसान पैदा करता है,
खून पसीने से मेहनत करके पैदा करता है। इन्होंने क्या किया सिवाय शोषण करने के, सिवाय लूट मचाने के। बार बार सरकार में बैठे हुए लोग दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कल मैंने मीडिया के मित्रों से कुछ बात की थी। मैं पूछता हूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसके लिए चाहते हैं आप? पिछले साल $25 बिलियन फॉरेन करेंसी भारत में आई थी और $23 बिलियन टाटा से लेके और अंबानी तक दूसरे विदेशों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कौन सा खेल है? किसके लिए आई, कहां आई भाई? हमारी तो समझ से बाहर है। आखिर किसको झूठ, कब तक सरकार झूठ बोलना चाहती है? किसको सरकार धोखा देना चाहती है? देश के किसानों को, देश के गरीब मजदूरों को, सिर्फ क्योंकि उसका शोषण करने के लिए आप पैदा हुए सरकारों में बैठ गए हैं। किसान को उसकी फसल का उपज का दाम नहीं मिलता। लिंगराज कह रहे थे गन्ने किसानों की बात, पूरे देश में गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है। दोस्तों 2 साल देखिए, महंगाई बढ़ रही है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। 2 साल पहले जो पूरे गन्ने का क्षेत्रफल है अकेला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मेरा गृह प्रदेश है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि चीनी का दाम 20 रुपए था और गन्ने का दाम चीनी मिलों ने 270 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल तक, वो 2700 से लेकर 2800-2900 रुपए टन तक भुगतान किया था। चीनी के दाम बढ़ते चले गए, गन्ने का दाम घट रहा है। आज वो 240 और 245 की बात है, पिछली बार 205-210 रुपए की बात। तो किसान के लिए ना बाजारीकरण है, ना खुला बाजार है। इस देश की चीनी लॉबी बहुत मजबूत लॉबी है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, तमाम देश के लोग जानते हैं कि शुगर लॉबी और शराब लॉबी ये एक ही लॉबी है जो देश की सरकारों को चलाती है। सरकारें भी उनके इशारों पर नाचती हैं क्योंकि वो धनी है, पैसे वाले लोग हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जिस दिन इस देश का गरीब किसान गन्ना बोना बंद कर देगा, उस दिन क्या करेगी चीनी लॉबी और क्या करेगी शराब लॉबी? कहां जाके आत्महत्या करेगी? आज किसान 10 साल के अंदर 2,56,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। मुझे दुख भी होता और शर्म भी आती है कहते हुए, लेकिन इन सरकार में बैठे हुए बेशर्मों को ना शर्म है ना दुख है। अरे कोई आत्महत्या मजाक में नहीं करता, आसानी से नहीं करता। आत्महत्या जब करता है जब उसकी फसल का दाम उसे नहीं मिलता, फसल फेल हो जाती है, सिंचाई के संसाधन नहीं है। विदर्भ के अंदर ये डॉक्टर ठाकरे बैठे हुए हैं और मंगेश भी बैठे हुए हैं। मैंने जलगांव में 2002 में कहा था कि मित्रों बीटी कपास आपके लिए उचित नहीं होगी। मैंने इसलिए कहा था कि पानी बहुत कम है, सूखे पे निर्भरता है। इस देश में मात्र 36% एरिया कृषि का सिंचित है, 64% तो भगवान भरोसे। बरसात हो जाती है तो सरकार तालियां पीटने लगती है, अपने मुंह में मिट्ठू खुद ही बनने लगते हैं, कहते देखो उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया। मेरा पूछना यह है कि तुम्हारा क्या योगदान है उत्पादन बढ़ने में? वो तो ऊपर की शक्ति है, वो बरसात हो जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। सरकार का इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। ना वो नीतियां अपनाने को तैयार है, ना सिंचाई के संसाधन बढ़ाने को तैयार है। मैं पूछता हूं कितनी नहरें बनाई हैं पिछले 10 सालों में, कितने कैनाल बनाए हैं 10 सालों में, कितने ट्यूबवेल प्रदेश सरकारों ने लगाई हैं इस देश के अंदर 10 सालों में? तो कौन सी उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम कर दिया? कौन सा तोप चला दी सरकारों ने? जितना पानी उपलब्ध है भारत के अंदर, उसका मात्र 1/3 पानी देश के लिए बचा पा रही है सरकार। वो 2/3 पानी बह के बाहर चला जाता है, तो समुद्र में चला जाता है, कुछ पाकिस्तान चला जाता है। ये सच्चाई तो ये है, उपलब्धता है पानी की, लेकिन उसको मैंने बार बार योजना आयोग की बैठक में भी मैंने बार बार कहा, सरकार को भी कहा है कि आप भूजल स्तर का सुधार करने के लिए आप नदियों के अंदर बड़े बिग बोर्स करिए। जब पानी आता है बाढ़ का तो उनको खोल दीजिए, उसके बाद फिर उनको कवर कर दीजिए जब बाढ़ खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। काम होता है वाटर मैनेजमेंट के नाम पर, चेक डैम लगवाएंगे, पत्थर रखवा देंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, चाय पी लेंगे, दावत खा लेंगे और इतिश्री कर देंगे कि हो गया काम। चंद पत्थर रखवा देने से, बरसात का पानी रोक देने से न हिंदुस्तान के किसान का भला होगा, न देश का भला होगा, न उत्पादकता बढ़ेगी। ये कागजी फर्जी नीतियां बनाने वाले भी वो लोग हैं
सही कह रहे थे मेरे साथी रामकरण जी कि डॉक्टर वो है जिसने बीमारी देखी नहीं और उसको ऑपरेशन की मेज पर मरीज सौंप दिया ऑपरेशन करने के लिए। ये है योजना आयोग की हकीकत। उन्होंने खेत देखा नहीं, खेती के बारे में जानकारी नहीं है, उनको दालों के रंग का पता नहीं, उड़द की दाल काली है, मूंग की दाल हरी है, अरहर की दाल पीली, उनको कोई लेना देना नहीं है। कृषि भवन में जो सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठते हैं, लेबल लगा के रखते हैं, ग्लास बॉटल्स में उनको भरते हैं, उसके ऊपर लेबल लगाते हैं कि ये है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो कैसी योजनाएं, ऐसी योजनाएं वो तैयार करते हैं जिससे सब्सिडी का लाभ कारपोरेट्स को मिले और बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने की पूरी साजिश में सरकार लगी हुई है। पूरी साजिश मैंने कहा है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वापस नहीं करेंगे रिटेल में एफडीआई। जनशक्ति दोस्तों बहुत बड़ी शक्ति है। मात्र एक दिन व्यापारियों ने देश में बंद रखा था। एक दिन के बंद से लोकतंत्र की शक्ति, मैंने इसलिए कही कि लोकतंत्र की ताकत में सबसे बड़ी जनशक्ति होती है। जनशक्ति को नमन करना सरकारों का फर्ज होता है। डर गई सरकार, एक दिन के बंद से डर गई। अगर किसानों ने एक हफ्ते का बंद पूरे देश में सड़कों को जाम करके लगा दिया, एक हफ्ते सड़कों पर बैठ के पूरे देश में एक दिन, एक आवाज, एक तारीख तय करके एक सप्ताह के लिए, तो तमाम सरकारों के लोग सड़कों पर नतमस्तक आपके सामने होंगे। क्योंकि सवाल इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा का है। कौन सा दुनिया का देश इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया करेगा? कौन सा विकसित देश? क्या अमेरिका कर पाएगा, कनाडा कर पाएगा, मैक्सिको कर पाएगा, ऑस्ट्रेलिया कर पाएगा? और इंग्लैंड और जर्मनी और जापान और इटली की तो बात मत करिए, वो तो नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड वो तो अपने आप में कर ले, वही बहुत है। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सबसे पहले गेहूं और चावल की दो फसली ऐसी हैं, ये इनकी सबसे बड़ी जरूरत है। और इनका खरीद की व्यवस्था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है केंद्र सरकार के मार्फत। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, दिल्ली से लेकर तमाम देहात के गांव तक, यही सच्चाई है। अभी बिहार के किसान आए थे, डेलीगेशन आया था। स्थिति ये है कि गेहूं, धान जो है 600 रुपए कुंटल में बिचौलियों को, बाजार के लोगों को बेचना पड़ रहा है और सरकार खरीद नहीं रही, खरीद की व्यवस्था नहीं कर पा रही है सरकार। तो जब खरीद की व्यवस्था नहीं होगी, डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है और लागत बढ़ रही है, तो आप किसानों के दाम का उचित व्यवस्था भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो काहे के लिए है? क्या व्यवस्थाएं हैं? कौन सी नीतियां हैं? किसके लिए ये सारी नीतियां हैं? आखिर हम चाहते क्या है? क्यों किसान को मारने पे तुले हैं सरकार में बैठे हुए लोग? क्यों सरकार को बर्बाद, किसानों को बर्बाद करना चाहती है? क्यों ऐसी नीतियों को लागू कर रही है सरकार? आज सब्जी फलों की बात करती है सरकार। मैं पूछता हूं, जो किसान पैदा कर रहा है उसको बाजार तक ले जाने की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पा रही है। पैदा तो किसान कर रहा है, लेकिन उसको बाजार में उपभोक्ता तक व्यवस्था करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए था। नहीं आते और उपभोक्ताओं को महंगी मिल रही है। इसलिए हम रिटेल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले बाजार कर दे। ये कौन सी नीति है? ये क्या तरीका है कि हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में सुधार नहीं कर सकते, हम अपने बाजार की व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते, इसलिए हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दें? तो इसका मतलब यह है कि आर्थिक गुलामीपन से इस देश को हम पूरी तरह से झकझोर रहे हैं और आर्थिक गुलामी के साथ ही राजनीतिक गुलामी आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो बहुत खतरनाक तरीके से हो गया। कल को यही ताकतें लोकतंत्र को अपने इशारों पर नचाएंगे और नचा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF की दबाव में सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खुद कर दिया। दोस्तों, आज संसद के अंदर बीज बिल, जो किसानों का सीधे संबंध है, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्राया बिल जिसे शॉर्ट में कहते हैं, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट